हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पॉलिटी का सेशन है जो जीएस में हम कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे मनी बिल और जो बिल्स कैसे पास होते हैं पार्लियामेंट में उस प्रोसीजर को देखेंगे। बेसिकली जो लेजिस्लेचर प्रोसीजर है या विधायी प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे आज। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमें केवल उन्हीं पर ध्यान रखना है। बाकी का जो है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना इम्पोर्टेंट है केवल हम उसी पर जो है अपना फोकस रखेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो है जैसे कि आपका डिस्क्वालिफिकेशन का एक टॉपिक है उसमें भी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। और वो क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभी कि वैकेशंस कैसे सीट कैसे वैकेट होती हैं या कब किसी पर्सन को मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो भी। और उसके साथ साथ फिर एक एक्ट आया था आरपीए, उसके बारे में भी हम जानेंगे क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आरपीए की। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने जीएस के सेशन को जिसमें कि हम करेंगे सबसे पहले लेजिस्लेटिव प्रोसीजर या पासिंग ऑफ बिल्स के बिल कैसे पास होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर है। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको हेडिंग डालनी है लेजिस्लेचर प्रोसीजर। लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर प्रोसीजर और विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया और इसमें हम डालेंगे पासिंग ऑफ बिल्स। पासिंग ऑफ बिल्स किस तरह से जो बिल्स हैं वो पास होते हैं और क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पासिंग ऑफ बिल्स में जो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है वो लिखी हुई है अनुच्छेद 107 में। तो अनुच्छेद 107 कहता है कि बिल जो है उसका जो प्रोसीजर है वो बिल को लेकर क्या क्या प्रोसीजर है कि किस तरह से जो है बिल वो पास होंगे और कब बिल रद्द हो जाएगा और कब बिल नहीं रद्द होगा। तो पासिंग ऑफ बिल का भी आप लिख लीजिए कि विधेय विधेयक पारित प्रक्रिया। विधेयक पारित प्रक्रिया कि किस तरह से जो है बिल यानी कि विधेयक जो है उनको पारित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 107 कहता है कि विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो भी कोई भी बिल है अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है तो राज्यसभा या लोकसभा कोई भी उस बिल को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि विधेयक संसद के किसी भी सदन में चाहे लोकसभा और राज्यसभा वहां पर वो प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसमें जो है एक प्रोविजन ये भी है कि यदि लोकसभा से विधेयक
पारित हो गया है, पारित हो गया है तथा राज्यसभा में लंबित है। राज्यसभा में लंबित है। तब वह लोकसभा भंग होने पर रद्द माना जाएगा। तो आर्टिकल 107 कहता है पासिंग ऑफ बिल्स। पासिंग ऑफ बिल्स यानी कि जो विधेयक है वो किस तरह से पारित होंगे और विधेयक को पारित कराने के लिए क्या क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि लोकसभा से यह विधेयक पारित हो गया है, राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा फिर भंग हो गई है, तो वह जो है बिल रद्द माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं कि बिल दोनों सदन से पास होना जरूरी है और अगर एक भी सदन में वो लंबित है तो वो बिल जो है डिसॉल्व हो जाता है और वो बिल जो है फिर बिल नहीं रहता और उसे वो ड्रॉप करना ही पड़ता है। तो फिर उसे बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है कि वो बाद में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी सदन में लंबित है यानी कि राज्यसभा में लंबित और लोकसभा भंग हो गई है तो वो फिर पास नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोविजन है वो आपको याद रखने हैं और इसमें जो मेन प्रोविजन आपको याद रखना है वो आर्टिकल 108 और 109 के तहत ही माना जाएगा। और अगर कोई भी बिल इसमें एक खास बात आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें प्रोविजन में आपको यहाँ पर इसको यहीं पर लिखना है कि जो विधेयक है वह आवश्यक है दोनों सदनों से पास कराया जाना, दोनों सदनों से पारित कराना। यदि कोई विधेयक संसद में लंबित है, संसद यानी दोनों ही सदनों में, संसद में लंबित है, तब लोकसभा भंग होने पर भी या सत्रावसान होने पर नहीं, तब सत्रावसान होने पर यानी कि प्रोरोगेशन होने पर, सत्रावसान होने पर वह बिल, वह विधेयक लंबित नहीं माना रद्द नहीं माना जाएगा, रद्द नहीं माना जाएगा। यदि कोई विधेयक संसद में लंबित है और सत्रावसान हो गया है यानी कि प्रोरोगेशन हो गया है, हमने कल पढ़ा था सेशंस में कि प्रोरोग जो है वो हो जाता है बिल, तो प्रोरोगेशन हो गया है, प्रोरोगेशन यानी कि सत्रावसान हो गया यानी उस सेशन को जो है राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा जो है एक्सपायर कर दिया गया उस सेशन को, तो उसके उस समय कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में है तो वो बिल जो है वो रद्द नहीं माना जाएगा यानी कि लैप्स नहीं माना जाएगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं लैप्स नहीं माना जाएगा।
यानी कि बिल ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप का मतलब कि अब उस पर डिस्कशन फर्दर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उस बिल पर जो है अगले सेशन में डिस्कशन हो सकता है और वो अगले सेशन में पारित कराया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और इसमें एक और प्रोविजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिल जो है, यदि इसमें ये लिखना है आपको कि यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है तथा लोकसभा से पारित नहीं हुआ, तथा लोकसभा से पारित नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तब वह, यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है तथा लोकसभा से पारित नहीं हुआ, तब वह लोकसभा भंग होने पर रद्द नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इस प्रोविजन को ध्यान से इसमें आप देखिए कि इसमें लिखा है कि यदि कोई विधेयक है राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा से पारित नहीं हुआ, मतलब वो राज्यसभा में जो है प्रस्तुत किया गया लेकिन लोकसभा में वो पास ही नहीं हो पाया, और उसमें लोकसभा में पास होने से पहले ही जो है लोकसभा भंग हो गई। भंग होने का मतलब है कि या तो उसका टेन्योर पूरा हो गया या फिर उसने रिजाइन कर दिया। लोकसभा के सभी जो सदस्य होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अगर रिजाइन करते तो पूरी लोकसभा को रिजाइन करना होगा। अगर एक मंत्री रिजाइन करता है एमपी राज्य इसमें लोकसभा से, तो सभी को, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है सभी को वहां से रिजाइन करना पड़ता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है और वो राज्यसभा में लंबित और लोकसभा से पारित ही नहीं हुआ है, एक सदन में है एक सदन से पारित ही नहीं हुआ है, तो वो रद्द नहीं माना जाएगा। वो दोबारा जो है बिल जो है वो पास कराया जा सकता है अगले सेशन में, या उसे नहीं माना जाएगा, उसे प्रेसिडेंट के असेंट को भेज दिया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया है। तो विधेयक को लेकर जो है विधायी प्रक्रिया में आपको ये बातें याद रखनी है कि विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक यह आवश्यक है कि दोनों सदनों से पारित कराना है। तो ये बहुत इट इज मस्ट के जो बिल है वो बोथ हाउस जो है, दोनों जो सदन है उनसे पारित होना जरूरी है। अब इसमें याद रखना है लोकसभा से विधेयक पारित हो गया और राज्यसभा में लंबित है तो लोकसभा भंग होने पर वह रद्द नहीं माना जाएगा। यदि कोई विधेयक संसद में लंबित है और सत्रावसान होने पर विधेयक रद्द नहीं माना जाएगा, यानी कि संसद में लंबित है और सत्रावसान हो गया, यानी कि उस पर डिस्कशन भी चल रहा था और उसी समय जो सेशन है वो एक्सपायर हो गया या प्रोरोगेशन हो गया राष्ट्रपति द्वारा, तो वो नहीं माना जाएगा लंबित। और यदि कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है और लोकसभा से पारित ही नहीं हुआ है, तो वह लोकसभा भंग होने पर रद्द नहीं माना जाएगा, यानी कि लोकसभा भंग हो जाएगी तो वह रद्द नहीं माना जाएगा, यानी कि ऐसा माना जाएगा कि वह पास हो गया है। तो इस तरह की प्रोविजन जो है आपको विधेयक को लेकर जो है अनुच्छेद 107 में मिलेंगे। और इसी से रिलेटेड जो है एक और अनुच्छेद है जो हमने पढ़ना है, इसका वो है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 जो है ये बात करता है जॉइंट सिटिंग की। तो आपको इसमें याद रखना है ये बात करता है जॉइंट सिटिंग।
ज्वाइंट सिटिंग की। तो ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है इसका अनुच्छेद आपको याद रखना है आर्टिकल 108, और आपसे ये पूछेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में संयुक्त बैठक के प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, या ज्वाइंट सिटिंग के जो प्रोविजंस हैं वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक दी गई है। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा ये बुलाई जाती है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड आपको याद रखना है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ये बैठक जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अब राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन कब बुलाई जाती है, अब इस बात को भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन कब बुलाई जाती है। ये बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो गया हो। मतभेद मतलब डिसएग्रीमेंट, मतभेद हो गया हो। अब किस तरह का मतभेद हो गया हो, या तो वह डिसएग्रीमेंट हो गया है कि विधेयक रद्द कर दिया गया, किसी एक सदन ने विधेयक रद्द कर दिया, या फिर सहमति ही ना बन रही हो, सहमति ना हो रही हो, किसी विधेयक को लेकर दोनों सदन की सहमति ना हो रही हो। और ऐसा ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ साधारण विधेयक के लिए ही बुलाई जाती है, धन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती। साधारण विधेयक, अगर किसी साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी जो बिल है, किसी भी बिल पर जो है किसी भी तरह का मतभेद हो गया है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से ऐसे हो जाता है कि लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा ने इनकार कर दिया पास कराने से, या राज्यसभा में जो है डिफीट हो गया बिल, या फिर राज्यसभा में इस पर मतभेद बन गया कि उसके कुछ प्रोविजन है जो कि लोकसभा में इनको सुधार करने के लिए बोला है बट उन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से एक डेडलॉक हो गया है कि बिल लटका रह गया है बीच में। तो उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 बुलाई जाती है। जॉइंट सिटिंग में क्या होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जब संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो गया है, विधेयक रद्द कर दिया हो या आपस में सहमति ना हो, तो राष्ट्रपति जो है इस जो है मीटिंग को बुलाते हैं। और इसका लेकिन संचालन आपको याद रखना है कि इसका संचालन जो है वो कौन करता है, इसका संचालन, मीटिंग का संचालन जो है वो स्पीकर ही करेंगे। हालांकि जो बुलाई जाती है मीटिंग वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन जो संचालन है इसका स्पीकर द्वारा या फिर जो राज्यसभा के अध्यक्ष है उनके द्वारा, ये डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन जो है इनके द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रोविजन है आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 107 में पासिंग ऑफ बिल्स हैं कि विधेयक कैसे पास होते हैं, और इसमें संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, और लोकसभा से पारित हो गया है, राज्यसभा में लंबित है तो लोकसभा भंग होने पर रद्द नहीं माना जाएगा। इस तरह के जो प्रोविजन है आपको इसमें याद रखने हैं। और इसमें हम नेक्स्ट जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो मनी बिल से संबंधित पढ़ेंगे, तो उसको हम करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे मनी बिल या धन विधेयक। तो मनी बिल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद
109। तो अनुच्छेद 109 जो है ये बताता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, यानी कि धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया। तो आपको इसमें जो है मेन हेड याद रखने हैं। तो जो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है, उसको दोनों हाउस जो है उनको पास कराना होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें राज्यसभा जो है, जब राज्यसभा में ये बिल भेजा जाता है तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर जो है बिल लोकसभा में वापस रिटर्न करना पड़ता है। वेदर रिकमेंडेशन उन्होंने दी हो, उस पे सुझाव अपने दिए हो या नहीं दिए हो। तो इसका जो है मनी बिल के लिए, साधारण विधेयक के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया कि कितने दिन में राज्यसभा उसे वापस करेगी पास करा के। लेकिन मनी बिल के लिए क्लियर ये कहा गया है कि 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को वो वापस करना होगा, और यदि राज्यसभा ने उसे लौटा दिया लोकसभा को तो वो पास माना जाएगा। यदि रिकमेंडेशन के साथ भेजा है और रिकमेंडेशन में ऐड की है लोकसभा ने, तब वो पास माना जाएगा। मतलब मनी बिल जो है ये चाहे रिकमेंडेशन राज्यसभा दे या ना दे, लोकसभा से वो पास माना जाएगा। तो इसमें पहला प्रोविजन आप लिखेंगे कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के पश्चात, लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजे जाने पर राज्यसभा को 14 दिन के भीतर वापस भेजना होगा। सुझाव के साथ या सुझाव के बगैर, या बिना सुझाव। तो इसमें जो है आपसे वन वर्ड में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो साधारण बिल के बारे में आप याद रखेंगे कि साधारण बिल तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल की बात अगर आती है तो मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा कि केवल लोकसभा में ही मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है।
नेक्स्ट इसमें है कि धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजे जाने पर राज्यसभा को 14 दिन के भीतर वापस भेजना होगा, सुझाव के साथ या सुझाव के बिना। तो राज्यसभा को जो है 14 दिन का टाइम दिया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि 14 दिन के अंदर ही ये वापस लौटाना होता है लोकसभा को। और इसने सुझाव दिए हैं तो ये सुझाव के साथ माना जाएगा। अगर वो सुझाव मान लिए, यानी कि सुधार बोला है करने के लिए राज्यसभा ने कुछ, तो लोकसभा ने अगर वो सुधार कर दिए हैं तो भी ये पास माना जाएगा। लोकसभा ने सुधार एक्सेप्ट नहीं किए तो भी यह लोकसभा से पास माना जाएगा। तो इसमें आप याद रखना, ये बात आप लिख लीजिए, बेहतर होगा कि लिखना ही बेहतर है, क्योंकि ये बातें ऐसे याद नहीं रहती है हमको, या हम लिख लेंगे तो हमको चीजें याद रहती हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि यदि राज्यसभा ने धन विधेयक में, यानी कि मनी बिल में, धन विधेयक में कुछ सुधार सुझाए हैं, तथा लोकसभा ने सुधार स्वीकार किए, तब वह धन विधेयक सुधार के साथ पारित माना जाएगा, यदि राज्यसभा में धन विधेयक में कुछ सुधार सुझाए हैं, लोकसभा सुधार स्वीकार किए हैं, तो तब वह धन विधेयक सुधार के साथ पारित माना जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे कि जैसे राज्यसभा में कोई बिल पेंडिंग है, ये बिल जो है ये राज्यसभा में पेंडिंग है। अब राज्यसभा ने ये जो बिल है ये लोकसभा को भेज दिया है 14 दिन के बाद, लेकिन राज्यसभा ने ये कहा है कि इसमें ये जो है आपको सुधार करने हैं। लोकसभा ने वो सुधार एक्सेप्ट कर लिए। जब लोकसभा ने एक्सेप्ट कर लिए तो बिल जो है लोकसभा से पास माना जाएगा, यानी कि बिल जो है लोकसभा से पास करा दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह भी प्रोविजन है कि ये जो सुधार राज्यसभा ने सुझाए हैं, लोकसभा इसे मानने से इनकार कर दे, लोकसभा कह दे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं हम आपने जो सुधार सुझाए हैं, तब भी यह लोकसभा से पास माना जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मनी बिल जो है, कोई भी कंडीशन हो, मनी बिल पास होगा ही होगा। मनी बिल जो है वो कभी भी बीच में नहीं लटकेगा। जैसे कि अदर बिल हो जाते हैं, किसी बिल को असेंट नहीं मिल पाता, किसी बिल में मतभेद बन जाता है, लेकिन मनी बिल के लिए प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है कि मनी बिल चाहे रिकमेंडेशन के साथ पास हो या फिर विदाउट रिकमेंडेशन हो, लेकिन वो पास माना ही जाएगा। तो 14 दिन के बाद लोकसभा राज्यसभा ने इसको लौटा दिया। तो अब कंडीशन क्या है कि राज्यसभा द्वारा सुझाए गए सुधारों को लोकसभा ने स्वीकार नहीं किया, तब वह विधेयक बिना सुधार के ही
पारित कर दिया जाएगा। तो ये मनी बिल को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसमें एक बार रिकैप ले लेते हैं। आर्टिकल 109 यानी 109 में स्पेशल प्रोसीजर लिखे हुए हैं। धन विधेयक को लेकर कुछ विशेष विधायी प्रक्रिया लिखी हुई है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा 14 दिन के राज्यसभा में भेजे जाने पर राज्यसभा को 14 दिन के भीतर वापस भेजना होगा, सुझाव के साथ या सुझाव के बिना। यदि राज्यसभा ने धन विधेयक में कुछ सुधार सुझाए हैं और लोकसभा में सुधार स्वीकार किए हैं, तब वह विधेयक सुधार के साथ पारित माना जाएगा। और राज्यसभा द्वारा सुझाए गए सुधारों को लोकसभा ने स्वीकार ही नहीं किया है, तब वह बिना सुधार के पारित माना जाएगा। तो धन विधेयक ऐसा विधेयक है कि इसको पारित कराना ही आवश्यक होता है। यह बीच में कोई भी इसे मतलब रोक नहीं सकता है। या राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी है तो लोकसभा की मर्जी है कि वो रिकमेंडेशन माने या ना माने। तो मनी बिल को लेकर जो है लोकसभा ज्यादा पावरफुल है इस प्रोसीजर को लेकर कि जो लोकसभा है वो इसमें अल्टीमेटली अपना जो है इसको पारित कराने को लेकर जो है अपनी इसकी पावर होती है। तो राज्यसभा जो है इसमें केवल रिकमेंडेशन दे सकती है 14 दिन के भीतर, और वो भी लोकसभा पे डिपेंड करता है कि वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो ये बेसिकली आपका हो गया धन विधेयक को लेकर स्पेशल जो प्रोसीजर है। अब इसमें हम देखेंगे आर्टिकल या अनुच्छेद कह सकते हैं, अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 जो है इसमें है धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक धन विधेयक जो है ये धन विधेयक कब माना जाएगा, जब उसमें जो आर्टिकल 110 के तहत जो है वो प्रोविजन लिखे हुए हो, तब उसमें उसे धन विधेयक माना जाएगा। जैसे कि इसमें यहाँ पर से हम लिख लेते हैं, बल्कि आर्टिकल 110 के लिए भी हम यही लिख लेते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक एक धन विधेयक कब माना जाएगा, जब उसमें फॉलोइंग प्रोविजन हो। पहला है कर या फिर टैक्स हटाना, लगाना आदि। दो है सरकार द्वारा ऋण संबंधी प्रावधान। बी CFI से यानी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, CFI से धन निकासी से संबंधी। निकासी से संबंधित। ये है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, COFI या फिर CFI से धन निकासी तथा अनुदान संबंधी और ई है CFI से विशेष कार्यों i.e. वेतन भत्ते संबंधित प्रावधान। तो ये जो धन विधेयक की इसमें परिभाषा लिखी हुई है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 में, तो उसके हिसाब से जो है आपको सभी चीजें याद नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें आप जब भी यूपीएसआई का पेपर आप देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा करके देखें, तो उसमें कभी भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे बिल्कुल बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा के तहत कौन कौन सी परिभाषा दी गई है, तो आपको कोई एक भी परिभाषा इसकी याद नहीं रखनी है। जो मेन पर्पस है इसको बताने का आपको, कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए, एक आइडिया रहे माइंड में कि हाँ इतना तो होता है, सो दैट कि आप थोड़ा एलिमिनेट कर पाए किसी भी क्वेश्चन को। तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, या फिर उसमें से टैक्स जो है उसको कम करना है या रिप्लेस करना है, तो वो जो बिल है वो मनी बिल माना जाएगा। फिर अगर किसी भी उस बिल में प्रोविजन है सरकार की बोरोइंग को लेकर, यानी कि ऋण को लेकर, कि गवर्नमेंट ने ऋण लिया है, जितना ऋण उन्होंने दिखाया है उनको वो ऋण पे करना है, पे करने के लिए जो बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो वो भी जो है वो मनी बिल माना जाएगा। फिर हमारे फंड होते हैं, आपको याद रखना, एक हमारा CFI होता है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, और एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्टीजेंसी फंड और कंसोलिडेट फंड जो है ये बिना मनी बिल इंट्रोड्यूस किए जो है इनमें से आप जो है धन नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो कोष हमारे बने हुए हैं इनको आपको याद रखना है कि CFI से धन निकासी से संबंधित, यानी कि आपको CFI से कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से धन निकालना है, अप्रोप्रिएशन बिल आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है आपको वहां से धन मिलेगा। यानी कि आप इन द सेंस कि पार्लियामेंट अगर प्रस्तुत कर रही है धन विधेयक और उनको पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, तो वो CFI से धन निकासी से संबंधित जो है ये प्रोविजन इसमें आ जाएंगे। फिर कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया CFI से जो है धन निकासी तथा अनुदान संबंधी, यानी ग्रांट्स के लिए जो है अगर आपको लेना है, और ग्रांट्स जो है अगर पार्लियामेंट से पास हो गई है, अनुदान जो है पार्लियामेंट से पारित हो गए हैं, तब जो है कॉन्टीजेंसी फंड और CFI से जो धन है वो जो निकाला जाएगा वो इस मनी बिल की डेफिनेशन में आएगा। फिर है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से विशेष कार्य तथा वेतन भत्ते। अब वेतन किस किस का वेतन जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, ये है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। तो ये जो वेतन और भत्ते हैं इनको इनसे संबंधित भी जो है आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट का, इन सब की जो सैलरी है वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है। वेतन भत्ते यानी कि इमोल्यूमेंट्स और अलावेंसेस जो है वो सब इन्हीं से दी जाती है। उसके बाद जो है पेंशन के प्रोविजंस भी हैं वो भी इन्हीं से जाते हैं।
तो उसमें भी आपको याद रखना है कि विशेष कार्यों के लिए अगर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से भी निकालना है तो वो बिल जो है वो भी मनी बिल माना जाएगा, यानी कि वो भी धन विधेयक माना जाएगा। अब धन विधेयक के अलावा जो है हमारा एक और इम्पोर्टेंट इसमें प्रोसीजर होता है, वो है कि असेंट टू द बिल। अब ये तो आपने ये हमने वीटो पावर जो है राष्ट्रपति की उसमें भी पढ़ा है, लेकिन राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है उसके हिसाब से आपको इसमें याद रखना है आर्टिकल 111। तो अनुच्छेद 111 बात करता है असेंट टू बिल्स, असेंट टू बिल्स। तो असेंट टू बिल्स जो है इसका मतलब है कि बिल को सहमति प्रदान करना, और बिल को विधेयक को सहमति जो है वो कौन प्रदान करता है, राष्ट्रपति प्रदान करता है। और इसमें जो है इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति when give his assent असेंट दे सकते हैं। दूसरा withhold his assent, withhold his assent, या इसे withhold assent लिख लेना, withhold give assent बस, withhold assent और withhold या फिर resend for send for reconsideration, send for reconsideration, सेंड फॉर रिकंसिडरेशन। तो जब कोई भी बिल जो है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस ये बिल है और ये बिल जो है डैश डैश डैश, ये बिल सेंड किया है राष्ट्रपति को, तो अगर ये बिल जो है वो राष्ट्रपति को सेंड किया है तो राष्ट्रपति के पास जो है एक पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, पहले तो बिल को जो है असेंट दे देंगे, पहली उनके पास पावर है कि असेंट दे देंगे, यस उन्होंने असेंट दे दिया। फिर उन्हें लग रहा है कुछ कमी है तो वो असेंट विदहोल्ड कर देंगे। विदहोल्ड का मतलब है कि उन्होंने ना हाँ कही है और ना कही है। फिर दूसरा है विदहोल्ड कर दिया, और तीसरा है कि वो इसे सेंड कर देंगे दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन मतलब कि उनको कुछ लग रहा है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी है, कोई प्रोविजन ऐसा है जो उन्हें नहीं समझ आ रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि इस बिल के पास होने की वजह से किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, तो वो क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा यानी पार्लियामेंट को वापस कर देंगे। इस पे एक और बार विचार कर लो, इन प्रोविजंस पे एक और बार विचार कर लो। तो ये जो रिकंसिडरेशन है इसके लिए ये किसके लिए है, ये वाला ये है ऑर्डिनरी बिल। फिर आप याद रखेंगे कि ये सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए है। ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। तो ये जो प्रावधान है केवल साधारण विधेयक को लेकर है। अगर वो मनी बिल है, मनी बिल धन विधेयक, तो लिख लीजिएगा इसको धन विधेयक। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देनी, स्वीकृति देनी अनिवार्य है। यानी कि अगर वो मनी बिल है, मनी बिल मतलब उसमें कोई भी ये प्रोविजन लिखे हुए हैं और वो राष्ट्रपति के पास बिल गया, तो राष्ट्रपति उसे असेंट देंगे ही देंगे, ना तो वो विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट और ना ही वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास अगर धन विधेयक जाएगा तो उनको अनिवार्य है, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी जो है अनिवार्य है। तो ये जो है असेंट टू द बिल जो है यह अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है। अब इसमें
जो इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो हमने इसमें टॉपिक करना है इस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत कह सकते हैं कि आपको पता भी होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है इसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, और इसे बहुत शॉर्ट में कहते हैं बजट। तो बजट जो है इससे संबंधित प्रोविजन आपको पता होने चाहिए। बजट से संबंधित प्रश्न। बजट, तो सबसे पहले तो बजट की एक डेफिनेशन लेते हैं कि आय व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। आय व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। आय व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। और इसमें जो है आपको मेन चीज याद रखनी है कि बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो संसद में राष्ट्रपति द्वारा अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मतलब है कि राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति की सहमति द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब बजट में जो है कौन कौन से प्रोविजन होते हैं बजट में, तो वो आपको याद रखने हैं कि बजट में सरकार की आय तथा व्यय का विवरण होता है, बजट में कुछ एस्टिमेट्स और एक्सपेंडिचर भी होते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो मेन बात याद रखनी है कि वेतन तथा भत्ता, वेतन तथा भत्ते। अब किस किस के वेतन और भत्ते इसमें होते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष और डेप्यूटी अध्यक्ष जो होते हैं, या उपाध्यक्ष भी जिसे कह सकते हैं, आप इसे उपाध्यक्ष ही लिख सकते हैं राज्यसभा के। और इसमें और भी है नाम, जैसे कि आप याद रखेंगे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेस, और कंट्रोलर, सीएजी से शॉर्ट में लिखिएगा सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके अलावा इनकी पेंशन, ऋण आदि का लेखा जोखा तो बजट जो है ये पहले दो भागों में होता था, रेलवे बजट और
बाकी का जो है हमारा साधारण बजट। तो बजट जो है पहले दो तरह से होता था, रेलवे का बजट अलग से आता था और साधारण बजट अलग से आता था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन बाद में इन्हें 2017 के अराउंड में मर्ज कर दिए गए और अब रेलवे का कोई भी सेपरेट बजट नहीं आता है। रेलवे के बजट को जो है हमारा जो बजट आता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आता है, प्रत्येक 1 फरवरी को ये पार्लियामेंट में रखा जाता है। और इस बार जो है आप याद रखेंगे कि 2024 और 25 के लिए जो है अभी फिलहाल जो लेट बिफोर हुआ है वो हुआ है एंटरिम बजट या अंतरिम बजट। अब ये अंतरिम बजट से क्या तात्पर्य है? तो अंतरिम बजट जो है आप याद रखिएगा, कभी भी वर्ड अगर अंतरिम कहीं भी यूज हो रहा है या एंटरिम यूज हो रहा है, इट मीन्स के फॉर शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है कि अब 17वीं लोकसभा जो है ये समाप्त होने वाली है, यानी कि अब जो ये लोकसभा है ये समाप्त हो चुकी है और अब जो है आने वाले समय में इलेक्शन है। तो आपको याद रखना है, चूंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि यही गवर्नमेंट कंटिन्यू आगे रहेगी या गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उसके लिए एक एंट्री बजट प्रस्तुत किया गया इस थोड़े से पीरियड के लिए। और फुल बजट जो है जैसे ही गवर्नमेंट पावर में आ जाएगी तो जुलाई में फिर से फुल बजट जो है 2024-25 के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें जो मेन चीज आपको याद रखनी है, बजट एक आय व्यय के विवरण को बजट कहा जाता है। और वही आय व्यय का विवरण अगर गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का कितनी इनकम, कितना रेवेन्यू आ रहा है और गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस विवरण को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। संसद में राष्ट्रपति द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, यानी उनकी सहमति द्वारा। अब आप इसमें कहेंगे कि राष्ट्रपति तो बजट प्रस्तुति नहीं करते, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बजट जो है संसद में लेट बिफोर नहीं हो सकता, यानी कि संसद में उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हालांकि उसे प्रस्तुत कोई और करता है, प्रेजेंटेशन उसको कोई और करता है, यानी कि इन केस हमारे यहाँ पर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको प्रस्तुत करती हैं, बट वो बिना सहमति के राष्ट्रपति की नहीं प्रस्तुत होता। फिर है सरकार की आय व्यय, यानी कि सरकार का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसके विवरण को जो है बजट में रखा गया है। और वेतन भत्ते, किस किस के वेतन भत्ते? राष्ट्रपति के, स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सीएजी की पेंशन, ऋण आदि का जो लेखा जोखा है वो इस बजट में दिया जाता है। और इसमें जो भी ग्रांट्स इनको लेनी है वो भी इसी बजट में जो है वो प्रस्तुत की जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पासिंग ऑफ बिल्स। तो पासिंग ऑफ बिल्स में आपको याद रखना, आर्टिकल 107 से हमने स्टार्ट किया था, उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि बिल कैसे कैसे पास होगा। फिर हमने आर्टिकल 108 हम ज्वाइंट सिटिंग पर आए कि ज्वाइंट सिटिंग कब कब होगी। फिर 109 में हमने मनी बिल से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान पढ़े कि मनी बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर 110 में हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं मनी बिल से संबंधित कि कौन कौन सा बिल जो है वो मनी बिल माना जाएगा। 111 में हमने यहाँ पर असेंट पढ़ा है और 112 में जो है हमने बजट के बारे में जाना कि बजट क्या होता है, आय व्यय के विवरण को बजट कहते हैं। और वही आय व्यय का विवरण जब गवर्नमेंट के आय व्यय का विवरण होगा तो उसको जो है सरकार का बजट कहा जाता है और इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। और ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। और इसमें ये भी जाना कि किस किस के वेतन भत्ते जो हैं वो दिए जाते हैं। और एंटरिम बजट जो है ये शॉर्ट पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे एंटरिम बजट कहते हैं। जैसे कि इस बार 2024-25 का जो बजट है वो अंतरिम बजट ही प्रस्तुत किया है। और इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि जब प्रस्तुत किया था कि हम जुलाई में फिर से पूरा जो बजट है वो प्रस्तुत करेंगे अगर वो दोबारा से पावर में आते हैं तो बजट से संबंधित आपको इतना याद रखना है 112 में
कि आर्टिकल 112 है, क्योंकि उससे ज्यादा आपसे कुछ भी इसमें यूपीएसआई या रेलवे में जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं बहुत डीप में नहीं आते हैं, यूपीएससी लेवल का कभी नहीं आता है, बहुत मीडियम लेवल का आता है। तो आपको उसी के हिसाब से डायरेक्ट अनुच्छेद में क्या लिखा है बस वो पढ़ के जाना है, बाकी उसमें डेप्थ में नहीं पढ़ना है। तो ये जो है ये विधायी प्रक्रिया से संबंधित हो गया। अब हमारा एक टॉपिक छोटा सा और रह रहा था जिसको हमने करना है, तो इसमें जो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो था हमारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स यानी कि संसद के किसी भी सदन में, वेदर इट इज लोकसभा और राज्यसभा, तो किसी भी मेंबर को कब डिस्क्वालीफाई किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आर्टिकल आपको याद रखना है। तो इसमें आर्टिकल जो है 101 आपको याद रखना है कि वैकेशंस ऑफ सीट्स, वैकेशन ऑफ सीट्स यानी कि सीट्स खाली हो जाने की वजह से, रिक्त हो जाने की वजह से जब डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हो जाती है। दूसरा इसमें है 102 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। तो आपको इसमें मेनली ये तीनों आर्टिकल याद रखने हैं और इसके अलावा भी आपको कुछ आर्टिकल याद रखने हैं, जैसे कि आर्टिकल 10 who will decide disqualification। और अनुच्छेद 104 में लिखा है who will decide disqualification, पेनल्टी। पेनल्टी मतलब जुर्माना, पेनल्टी। तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो है ज्यादा डीप में नहीं जाना है, फिर अगेन मैं कहूंगी सिर्फ आपको अनुच्छेद याद रखना है। तो वैकेशंस ऑफ सीट्स, वैकेशन ऑफ सीट्स यानी कि पद रिक्त कब होता है और उस पद रिक्त होने की वजह से जो है किस तरह से जो है उसकी फिलिंग की जाती है। तो पद रिक्त का मतलब है कि सीट खाली हो गई। तो सीट खाली कब होगी कि जब उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, जब कार्यकाल पूर्ण हो गया हो गया हो
या संसद भंग हो गई हो, या लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई हो। तो वैकेशन ऑफ सीट जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 101 में लिखा हुआ है कि सीट खाली किस तरह से होती हैं। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमें डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ना है तो ये इस आर्टिकल के साथ ही पढ़ा जाएगा। तो डिस्क्वालीफाई किसी भी मेंबर को कब कर सकते हैं? सबसे पहले तो यदि उसने कोई भी इफ ही होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यदि उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा हो, सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर जो है संसद से डिस्क्वालीफाई कब हो सकता है? लोकसभा या राज्यसभा की मेंबरशिप लेने से। तो यदि उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कहीं और भी कार्य कर रहा है और वो कार्य उसने छोड़ा नहीं है और वो वहां पर पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो उसकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर इसमें लिखा हुआ है कि वो अनसाउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड हो, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो। अनसाउंड माइंड का मतलब है कि वो बाद में पता चले या फिर वो जो है पागल हो, नॉर्मल उसमें आप कह सकते हैं कि मानसिक रूप से बीमार हो, तो उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई की जाएगी। और या इनसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, ये भी पागल कैटेगरी को ही कहते हैं, इंसॉल्वेंट या अनडिस्चार्ज हो। और इसके साथ साथ जो है अब डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अब दूसरी तरह से भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। एक और चीज, जो सीट है उसमें आप इसमें वेकेशन ऑफ सीट में और इसमें ये भी याद रखेंगे कि यदि कोई मंत्री या मिनिस्टर यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक बिना किसी जानकारी या अनुमति के संसद के सभी कार्यवाही से अनुपस्थित हो, सभी या संसद की सभी बैठकें आप लिख सकते हैं, बैठकों से अनुपस्थित हो, तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इसमें याद रखिएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप में कि एक तो उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा हो, वो अनसाउंड माइंड का हो, पागल हो, दिवालिया हो, और यदि कोई सदस्य 60 दिन तक यानी कि 60 दिनों तक ना तो उसने पार्लियामेंट में कोई खबर दी है अपने ना आने की और ना ही उसने पार्लियामेंट से कोई अनुमति ली है, और वो 60 दिन तक जो लगातार मीटिंग चली है उसमें वो मेंबर नहीं मतलब आया ही नहीं है उस सेशन में, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जैसे होता है कि कोई बीमारी के कारण नहीं आ पाया, तो उसे बताना तो होगा ना कि वो बीमार है, तो इसलिए उसे बिना इन्फॉर्मेशन के अगर वो सभी सीटिंग से जो है क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 103 में लिखा हुआ है कौन डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन, तो जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गई है प्रेसिडेंट के हाथ में, कि प्रेसिडेंट का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, के उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और 104 में लिखा हुआ है उसकी पेनल्टी के बारे में कि यदि उसने वो डिस्क्वालीफाई है तो उसके बावजूद उसने किसी सिटिंग में और प्रोसीजर में भाग लिया है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो भी पार्लियामेंट उसे डिक्लेयर करेगी। और 105 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 105 के ज्यादा याद रखना
मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो पहले ऐसा होता था कि कोई क्रिमिनल भी होता था और वो जेल में है तो उसे डिबार नहीं किया जाता था इलेक्शन लड़ने से, और वो कन्विक्ट भी है तब भी उसे डिबार नहीं किया जाता था या वंचित नहीं किया जाता इलेक्शन लड़ने से। लेकिन अब जो समय है उसके हिसाब से अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उसने सदस्यता ले रखी है, तो इलेक्शन में ही देख लिया जाता है कि वो कन्विक्ट तो नहीं है, मतलब उसने कुछ ऐसा किया तो नहीं है कि वो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारों को मर्डर के चार्जेस भी होते हैं, बहुत पर हत्या के आरोप होते हैं, रेप केसेस होते हैं, एक्सटॉर्शन का, किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, लेकिन वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 लेकर के आए थे, सो दैट कि जो भी क्रिमिनल्स हैं यानी कि क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में आने से रोका जा सके। यानी कि अगर वो कन्विक्ट हो गया तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और इसमें प्रोविजन ये भी डाले गए हैं कि अगर वो इस तरह से डिस्क्वालीफाई हुआ है, तो जैसे कि आपने लालू प्रसाद यादव का नाम सुना है, सब नहीं सुना होगा, तो लालू प्रसाद यादव जो है, लालू प्रसाद यादव को जब चारे घोटाले में पकड़ा गया था तो उनको इलेक्शन लड़ने से 5 साल के लिए डिबार कर दिया था, और फिर जब एक और केस में वो कन्विक्ट हुए फिर और 5 सालों के लिए उन्हें डिबार कर दिया। यानी कि टाइम पीरियड बना दिया जाता है कि इतने साल तक के लिए ये अब इलेक्शन में भी खड़े नहीं हो सकते। मतलब एक तो उन्हें उस समय इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, दूसरी बात उन्हें दूसरी जो टर्म है यानी कि आने वाले साल में भी उन्हें कुछ जो है टाइम पीरियड दिया जाता है जिससे उन्हें आगे भी नहीं लड़ने दिया जाता। तो आरपीए